गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, सबके परिवार स्वस्थ होंगे और इस महामारी के दौर में आप सभी लोग पॉजिटिव होने की कोशिश करेंगे ज़रूर, क्योंकि चारों तरफ एक हाहाकार है। अखबार खोलते हैं तो पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक हर तरफ नेगेटिव खबर पढ़ने को मिलती है और टीवी किसी भी चैनल पे आप जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है ऐसी ऐसी वीडियोस हैं जो सच में मन को बड़ा झकझोर देती हैं और कई बार लगता है कि इंसानियत सच में खत्म हो गई, क्योंकि महामारी इतने बड़े पैमाने पे आ गई है कि आदमी को डर लगने लगा दूसरे इंसान से। और ये दौर बहुत नेगेटिव है, लेकिन इस दौर में भी हमें मेहनत करनी है और अपनी जिम्मेदारी जो बनती है एज अ स्टूडेंट आप लोगों की पढ़ने की और एज अ टीचर हमारी पढ़ाने की, हम उससे पीछे ना रहें। ठीक है, मुश्किलों का दौर है, बीतेगा, भगवान पे विश्वास रखें और जब सब तरफ से आपको निराशा दिखने लगे तो सिर्फ एक ही आशा मन में रखनी चाहिए कि कोई है ताकत जो हम सबको बचा सकती है, कुछ है जो मानवता को जितने हद तक अब शर्मसार होती जा रही है उससे उबार लेगा, कुछ है ऐसा जो आप सबको, मुझे, हम सबको मिलके बचा सकता है। तो डॉक्टर्स पे विश्वास करना पड़ेगा, भगवान पे विश्वास करना पड़ेगा और फाइनली हम ये मन में सोच के चलें कि जैसे ये आपदा आई है ऐसे जल्दी से ये चली भी जाएगी, क्योंकि मार्च तक ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी जितनी अप्रैल में भयानक इसका विकराल रूप देखने को मिला। और अब तो रोज डर लगने लगा है, क्योंकि अब तो नोन लोगों में भी, हमारे कई नोन लोग हैं, अभी एक पानीपत की ब्रांच संभालते हैं नरेश वर्मा जी, 4 भाई थे, बिल्कुल फिट एंड फाइन, बढ़िया परिवार चल रहा था। एक भाई 4 दिन पहले एक्सपायर हो गया 40 साल की एज में। 40 साल कुछ भी नहीं होते, जीवन का एक बहुत सुंदर दौर, जब इंसान स्टेबल होके सोचता है कि अब मैं जीऊंगा, वो दौर देखने से पहले ही वो चल बसे। तो बहुत बड़ी उम्र नहीं थी, 40 साल तो लगा लो, बच्चे भी बहुत छोटे थे। उनका दूसरा भाई बहुत क्रिटिकल है और परसों रात को उनका ऑक्सीजन का लेवल जो है गिरने लग गया था। विद गॉड्स ग्रेस अब ठीक है, ठीक इन द सेंस अब उन्हें वेंटिलेटर की सुविधा मिल गई है। परसों तक तो रात में 3 बजे उनका फोन आया तो ये था कि वेंटिलेटर कहीं पे अवेलेबल हो जाए। इतने फोन घुमाए, इतनी कोशिशें की, बहुत ज्यादा हाथ पैर मारे, तब जाके पूरी रात परिमल सर किसी किसी को फोन करते रहे, तब जाके मुश्किल से करनाल में एक वेंटिलेटर कह रहे थे अवेलेबल होगा, वेटिंग में है वो भी। तो अब कल तक तो ये था कि चलो कम से कम वेंटिलेटर मिल गया, नहीं तो सच में हालात ऐसे हैं कि लोग तड़प रहे हैं और चारों तरफ कहीं कुछ है ही नहीं। आप पैसे लेके खड़े हैं लेकिन ये दिखता है कि नहीं, बात नहीं बननी, क्योंकि वेंटिलेटर्स इतने कम हैं पूरे एरिया में ही, सोनीपत में या कहीं पूरे हरियाणा में, दिल्ली में बुरा हाल है। तो थोड़ा सा बच के रहें, कोशिश करें कि कम से कम कांटेक्ट में आए। महामारी है तो सब लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। अभी पीछे 5-6 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, लेकिन अब एक एक दिन बड़ा मुश्किल गुजर रहा है और सच में डर लगने लग गया है। तो इस डर से उबरने का तरीका ये है, एक तो अच्छी चीजें देखनी चाहिए, नेगेटिव चीजें पूरे दिन मत देखो। ऐसी वीडियोस जो आपको परेशान करें, दुखी करें, वो पूरे दिन नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, एक अंदाजा रखना बहुत जरूरी है, आंखें बंद करके भी नहीं बैठा जा सकता, ये पता होना चाहिए कि स्थिति कितनी विकराल है ताकि हम कॉन्शियस रहें। लेकिन ऐसा भी ना हो कि हमारे दिलो दिमाग पे, हमारे जहन पे वही हावी रहे कि बस नेगेटिव ही नेगेटिव है। थोड़ा पॉजिटिव होने की कोशिश करें, थोड़ा अपने जो बड़े हैं इनके साथ बैठें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। और जीवन कितना खूबसूरत भी है जो हम भूल जाते हैं उस भागदौड़ भरे जीवन में। याद ही नहीं रहता ये 6 महीने नवंबर से और अप्रैल कैसे बीते। कभी कभी सोचती हूँ कि पता ही नहीं चला 6 महीने कैसे बीत गए, कारण इतने बिजी थे, सुबह से रात तक का पता ही नहीं चलता था। नींद आई, पूरी नींद नहीं होती थी, अगले दिन फिर लगता था फिर से दोबारा से काम है। बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनको काम करने को मिलता है। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जो ठाली बैठ जाते हैं ना, उनके जैसा बदकिस्मत कोई नहीं होता। अब ये बात समझ में आने लग गई कि अगर आपको काम मिला हुआ है ना तो अपने आप को लकी समझिए, और अगर आपके हाथ काम है तो आपको एक अच्छी नींद आएगी। आपको काम मिला हुआ है तो आपको सुकून मिलेगा, क्योंकि काम के बदले पैसा मिलेगा, या कम से कम अगर आप बचपन में जी रहे हैं, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो अब आपका काम है पढ़ना, पढ़ के कम से कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आगे का भविष्य मेरा सेफ हो सकता है। तो जिसको काम मिला है वो सबसे लकी इंसान है। अनलकी होते हैं वो लोग जिनको काम छोड़ के घर बैठना पड़ता है। तो कितने ही लोगों के रोजगार चले गए, दोबारा इस दौर में बहुत सारी चीजें बंद हो गई हैं। दुख का दौर है, मुश्किलों की घड़ी है, लेकिन इससे उबरने के लिए एक तो यूनिटी होनी चाहिए। आपस में मन से हमेशा सोच के रखें कि हम दूसरों का भला चाहें, दूसरों के लिए भला सोचें। पूरी दुनिया का जब आप भला सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका भी भला होगा। ठीक है, बाकी विश्वास के अलावा इस टाइम कोई चारा नहीं है हम लोगों के पास। भगवान पे विश्वास और अपने काम पे ध्यान। हमारा काम है हम पॉजिटिव रहें, और पॉजिटिव रहने के लिए कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने वाला काम हमें ढूंढना पड़ेगा। और पढ़ाई से बेहतर कुछ नहीं है। खाली पढ़े पढ़े तो इंसान का दिमाग भी ना इतना भारी हो जाता है, वो वीडियोस देख देख के, कोई व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर रहा है, कोई फेसबुक पे, तो उनको देख के डर लगता है कि कितना नेगेटिव माहौल है चारों तरफ। उस माहौल से बचने का तरीका जो होना है वो होना है, भगवान पे विश्वास और अपना काम। ठीक है, तो
सुबह सुबह एक तो भगवान का नाम लिया करो, अपने घर वालों के साथ बैठा करो, अपने जो बच्चे हैं ना उनको देखा करो, उनसे भी बहुत दिमाग रिलैक्स्ड फील करता है कि भगवान ने कितनी खूबसूरत कृति बनाई है। छोटा सा बच्चा जो 2 साल का है, 1 साल का है, या कुछ महीनों का है, 4 साल का है, जो मासूम है, जो नहीं जानता कि भाई क्या माहौल चल रहा है, उसकी खुशी, उसको देख के एक सेटिस्फेक्शन का अपने आप में आभास होता है, वो बहुत खूबसूरत है। तो जब चारों तरफ नेगेटिविटी हो तो हमें अपने आप को पॉजिटिव रखने का कोई ना कोई कारण तो ढूंढना पड़ेगा, और ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं, बहुत ही सारे, क्योंकि सर ने फीस बहुत रीजनेबल कर दी, तो अब हर किसी के लिए अफोर्डेबल है, लगभग लोगों के लिए। हर किसी के लिए तो खैर रोटी भी अफोर्डेबल नहीं होती, पर उनका टारगेट फिर पढ़ाई होती भी नहीं है। पूरे साल की आपको क्लासेस मिलेंगी इस 3000 के पैक में। कुछ लोगों ने कहा कि जी हमने कुछ दिन पहले ही ये 6000 का लिया था। देखिए, अब ये पता नहीं होता कि स्कीम कब आ जाएगी। हमें 15 दिन पहले नहीं पता था सच में कि हालात इतने खराब होंगे, और हम ये सोच रहे थे कि क्लासेस एज इट इज चलती रहेंगी, क्योंकि मार्च भी तो अच्छा बीता था, फरवरी भी ठीक है, केसेस थे, लेकिन इतनी भयानक स्थिति में नहीं थे। पर अब जब देखते हैं अपने क्लोज में जब लोग जा रहे हैं, तब फील होता है कि सच में आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है। और अगर उस स्थिति पे आते हैं तो ये डर लगता है कि वेंटिलेटर सच में नहीं है। ये सिर्फ टीवी तक नहीं है, वीडियोस तक सीमित नहीं है, ये अपने जीवन में फील करने की चीज है कि सच में परेशानी बहुत बढ़ गई है। और अब उसमें हमारी जिम्मेदारी है कि कम से कम हम एक एक आदमी भी सोचे कि मुझे सेफ रहना है। तो बहुत लोग मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत के बिना ही अपने घर पे ठीक हो सकते हैं, या शायद बीमार ही ना पड़े। ठीक है, तो 3000 में आपको पूरे साल का ये पैकेज मिला है, फुल ईयर। इसमें फुल ईयर में क्या क्या होगा? अगर 2021 खुलता है, अभी नहीं पता, अभी किसी को भी नहीं पता, ना मोदी जी को, ना हमें, ना आपको। जितना आपको पता है ना, उतना ही मोदी जी को पता है कि देश खुलेगा या बंद रहेगा, और बंद करनी पड़ेंगी चीजें या संभल जाएंगी, किसी को कुछ नहीं पता। 2021 में अगर चीजें पटरी पे आ जाती हैं, ट्रैक पे आ जाती हैं, ये पेंडेमिक थोड़ा सा नीचे आके, जैसी जनवरी फरवरी में स्थिति थी कि चल रहा था पर बहुत कम, जान नहीं जा रही थी लोगों की, उस स्थिति में आता है तो ये खुल सकता है। और अगर नहीं उस स्थिति में आता है, भयानक जैसा पिछला साल था, भाई पूरा साल ही भयानक था तो बंद रह गया, तो उस कंडीशन के लिए भी तैयार रहना। हमेशा ना इंसान को 2 प्लान बनाने चाहिए। अगर ये नहीं हुआ जो हम सोच रहे हैं तो हम क्या करेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा भाई मैं तो यही करूंगा। देखो, पूरा साल मान के चलो, हो सकता है ये ना खुले, और खुलने को हो सकता है अगस्त में खुल जाए। भगवान ने चाहा 2 महीने में चीजें ठीक हो गई तो जुलाई अगस्त में खुल जाए। पर अगर जुलाई अगस्त में नहीं खुलता तो उस कंडीशन में ऐप पे तो क्लासेस चलेंगी ही चलेंगी एज इट इज। अगर ये खुल जाता है, फुल ईयर चलेगा। अगर ये नहीं खुलता तो एज इट इज। खुल जाता है तो फुल ईयर एज इट इज चलेगा। जो हम अपने यहाँ सेंटर में पढ़ाते हैं ना, क्योंकि आईसीएस की 200+ ब्रांचेस हैं, तो हम यहाँ सुबह सेंटर में पढ़ाते हैं जिसमें कि बच्चे जुड़ते हैं। और हर सेंटर पे भाई पूरा हरियाणा, यूपी में बहुत सारी ब्रांचेस, राजस्थान में है, एमपी में है, छत्तीसगढ़ में है, बिहार में है। तो ये सब बच्चे लाइव जाते हैं कोचिंग सेंटर्स पे और वहाँ बैठ के ये पढ़ते हैं। लाइव का मतलब है हम वहाँ यहाँ सोनीपत में लाइव पढ़ा रहे होते हैं। और जैसे अभी हम 1-to-1 है ना, भाई मैं पढ़ा रही हूँ, आप देख रहे हैं एक एक। उस टाइम क्या होता है, मैं एक पढ़ा रही हूँ तो मुझे यहाँ भी 500-700 बच्चे एक हॉल में, और फिर हर जगह ऐसे ऐसे बच्चे बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो वो क्लासेस जो चलेंगी ना, उनको हम बोलते हैं कि भाई लाइव क्लासेस चल जाएंगी। अब लाइव के भी कई मतलब हो गए हैं। फुल ईयर जैसे अब मैं पढ़ा रही हूँ, ऐसे पढ़ाई चलेगी तब तक जब तक कि लॉकडाउन है या ये कोचिंग सेंटर्स बंद हैं। जैसे ये खुलेंगे ना, तो इससे बहुत बेहतर पढ़ाई होती है क्लास में। ये मैं अभी बता रही हूँ, आप अभी जुड़े हैं, पहला ही दिन है मेरा, बहुत लोग पुराने स्टूडेंट्स होंगे। सबसे बेस्ट पढ़ाई होती है जब टीचर स्टूडेंट आमने सामने होते हैं। लेकिन अगर वो नहीं हो सकता तो दूसरी अच्छी पढ़ाई होती है कि आपको टीचर उस दिन लाइव दिख रहा है और आप एक क्लास के माहौल में बैठे हुए हैं जहां आपको कंपटीशन फील होता है, क्योंकि आपके साथ बैठने वाले जवाब दे रहे होते हैं, तो आपको फील होता है कि यार मुझे भी सीखना पड़ेगा। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है जैसा कि आज के दौर में, तब फिर तीसरी कंडीशन ये है कि फोन पे पढ़ा जाए। मैं फोन पे पढ़ने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ, और मैं ये बार बार बोलती हूँ, सोशल मीडिया पे बोलती हूँ, मैं ओल्ड फैशन टीचर हूँ। मैं सबसे बढ़िया मानती हूँ कि टीचर स्टूडेंट साथ मिलके पढ़ें। लेकिन वही बात है ना कि अब दौर बदलेगा, जिंदगी बदलेगी, तो चीजें बदलनी पड़ेंगी। हम एक लाइन पे जो रहता है ना आदमी, वो कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाता। एडजस्टमेंट का मतलब होता है चेंज इन बिहेवियर, और टाइम के अकॉर्डिंग, लाइफ के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको मुझे बदलना पड़ेगा। ये बदलाव बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग क्या होते हैं, वो मूर्ख होते हैं, जहां एक जगह जम गए ना,
वो जम गए, वो कहेंगे नहीं हमने ऐसा कहा है तो हम ऐसे ही रहेंगे। अरे समय परिस्थिति के अनुसार इंसान को बदल जाना चाहिए। मैं खुद ये कहती थी कि टीचर सामने पढ़ाए तो बेस्ट है, मैं अभी भी ये कहती हूँ, लेकिन जब वो हो ही नहीं सकता तो क्या खाली बैठ जाएं? उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। फुल ईयर से पहले अगर खुल जाती हैं चीजें, जो कि बहुत अच्छा रहे, बहुत लोगों के लिए फायदेमंद हो, तो हम जो क्लास में पढ़ाएंगे ना, जैसे क्लास में मैं पढ़ाऊंगी जो भी सब्जेक्ट, वो आपको आपके फोन पे अवेलेबल होगा पूरे साल। और क्लास के टाइमिंग्स हमारे जैसे 9 से 10 है, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, तो आपके फोन पे ये एज इट इज क्लासेस मिलेंगी। और जो आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी ना, जैसे संस्कृत है, हिंदी है, या इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको इस पे भी एज इट इज मिलेंगे। यानी दोहरा फायदा होगा। 3,000 रुपए कुछ नहीं है अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि आपको ये क्लासेस तो एज इट इज मिलती रहेंगी, और इसके साइड में आपको जो क्लास में पढ़ाया जाएगा, अगर क्लास खुल जाती है, वो भी आपके फोन पे लाइव एज इट इज चलेगा। ओल्ड जनरल वालों का भी चलेगा और न्यू का भी। यानी आपको 3,000 रुपए में हर तरह की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं, और क्या अफोर्डेबल इससे ज्यादा करें। अब बिल्कुल फ्री में तो बात नहीं बनती बच्चों। ये जो स्टूडियो है ना, एक एक स्टूडियो बनाने में भी लोगों की, सबकी जो चला रहे हैं, लागत आती है। फिर जो टीचर्स हैं उनके भी घर परिवार है, टेक्निकल टीम भी हैं, टाइपिस्ट भी हैं, बहुत बड़ा सिस्टम होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन एक आदमी नहीं चलाता, बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, सबके खर्चे होते हैं, इसलिए उतनी फीस तो देनी ही पड़ती है। बिल्कुल फ्री में तो पढ़ने को मैं आपको बताऊं, यूट्यूब पे बहुत सब कुछ है। यूट्यूब पे तो बिल्कुल सारी पढ़ाई है। पर प्रॉब्लम क्या है, यूट्यूब पे चीजें इतनी फैली हुई हैं, बेतरतीब तरीके से, अथाह है। वो क्या होगा, आप उसको खा तो लेंगे, नॉलेज को आपने ले तो लिया, लेकिन उल्टी हो जाएगी, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। ज्ञान को पचाना बहुत जरूरी होता है। तो यूट्यूब पे हर चीज, आप कुछ भी उठा के पढ़ो, पर वहां से आपको ना जो सिस्टमैटिक पढ़ाई है वो नहीं कर सकता इंसान। क्योंकि सिस्टमैटिक पढ़ाई के लिए होता है कि भाई एक बंधे हुए टाइम पे मुझे पढ़ने का मौका मिले, मुझे किताबें पता हो, मुझे नोट्स पता हो, मैं रोज एक बंधे हुए टाइम पे बैठ जाऊं। जैसे दो चीजें होती हैं, एक होती है फॉर्मल एजुकेशन। आज मैं थोड़ा सा बातचीत भी करना चाह रही थी इस बारे में, क्योंकि हमें किस डायरेक्शन में जाना है वो पता होना बहुत जरूरी है। पढ़ते तो हम साल भर रहेंगे ही, लेकिन हमारा टारगेट क्या है। और इस नेगेटिव दौर में तो बहुत जरूरी है अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना। तो फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, जब आपकी एक प्लेस निर्धारित हो, आपका एक टाइम निर्धारित हो, और आपका एक सिलेबस निर्धारित हो। अब जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, इनको रोज पता है कि भाई हमें अपने घर के इस कमरे में, जो तुम्हें जगह मिले, कोना मिलता हो कोना ले लो, एक कमरा मिलता हो कमरा ले लो। अनमैरिड टाइम में मुझे ध्यान है ये अफोर्डेबल नहीं होता, कमरा नहीं हर कोई अफोर्ड कर सकता। मेरे खुद के घर में ही 2 कमरे थे, तो एक कमरा मेरी पढ़ाई के लिए कहाँ से निकलता। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो हमसे जुड़े हैं जिनके पास नहीं है कमरे, बहुत नॉर्मल है। आम परिवार में थोड़ी एक एक बच्चे को एक एक कमरा मिलता है। कोई बात नहीं, एक कोना जहां तुम्हें मिला है, अपनी चारपाई पे। मैं खुद अपनी चारपाई पे बैठ के पढ़ती थी, जो मेरे सोने की चारपाई थी ना, उसी पे पढ़ती थी। तब कहाँ इतने ये थे कि स्टडी टेबल होगा और इस तरह से अलग सुविधाएं। एक छोटा सा कॉर्नर था, एक छोटी सी पुराने घर में अलमारी थी जिसके 3 सेक्शन थे। तीनों सिस्टर्स ने एक एक सेक्शन ले रखा था। सबसे नीचे वाला मेरा था, उसके साइड में मेरा बेड था, मेरे बेड के साइड में सिस्टर का बेड। तो अपने रात में उसी पे सोना है, उसी पे पढ़ना है। तो अब एक चारपाई तो हर एक को मिली होगी, ऐसा तो नहीं कि चारपाई भी नहीं मिली है, या जहां तुम सोते हो। अगर कुछ भी नहीं है ना घर में, उस जगह को अपनी पढ़ाई की जगह बना लो। और इस टाइम पर भाई लोग आते हैं, घर में जाते हैं, सब चलेगा। पेरेंट्स अपना काम भी करेंगे, क्योंकि देखो लाइफ तो नहीं रुकने वाली ना, पैंडेमिक है तो भी तो जीवन तो चलता रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ध्यान ना भटके। इस टाइम कोई आपके घर में से आ रहा है, जा रहा है, भाई बहन है, माँ बाप है, बुआ चाचा ताऊ दादा दादी कोई भी है, आपका ध्यान कोई ना भटका सके, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अपने एक फोन में अपनी लीड लगाई कान में, और हर तरफ से ध्यान को हटा के सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। कमरा मिल जाए आपको अपना पर्सनल तो बहुत बढ़िया, उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। आप ये देखो, हम भी ऐसे ही थे। परिमल सर के पास कोई पर्सनल रूम नहीं था पढ़ने का, ना मेरे पास। हम भी इन्हीं परिस्थितियों में पढ़े हैं। तो पढ़ने वाले को बहाने नहीं बनाने हैं, जो भगवान ने दिया उसको एक्सेप्ट करके कि ठीक है भाई, हमारे माँ बाप कम से कम इतना तो कर रहे हैं ना, तुम्हारे पास ये फोन है, तुम अपने कान में लीड लगा के पढ़ने के स्टैंड पे तो बैठे हो। नहीं तो सोचो, दुनिया को तो ये रोटी भी नसीब नहीं हो रही। तुम्हारी उम्र के कितने लोग तो कमाने निकले हुए हैं। तो अपने आप को लकी मानो, और जितना है उसमें खुश रह के पढ़ने की तरफ पॉजिटिव रहो। तो आपका टाइम और प्लेस हो गया, आपके घर में एक जगह भी है, आपका एक टाइम भी है। आपकी क्लासेस कैसे रहेंगी डेली? 9 बजे क्लास रहेगी, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। पिछली बार हमने क्या किया था, जो हमने खुद फील किया कि हमने थोड़ा गलत किया बच्चों के साथ, पूरा दिन उनको पढ़ाया। पूरा दिन मई में लॉन्च किया था। पूरा दिन पढ़ाने से क्या दिक्कत हुई, जैसे मैंने खुद फील किया कि इतने देर एक बच्चा अगर लगातार फोन की स्क्रीन को देखेगा
तो ठीक है वो पढ़ लेगा, कोई बात नहीं, एक भाई एक एज होती है, यंग एज में आप कर लेंगे, लेकिन उससे ना लॉन्ग रन में उसकी आंखों पे तो बहुत खराब इफेक्ट आएगा। आंखें खराब होगी, कमर, गर्दन, क्योंकि एक पोजीशन में फोन को ऐसे देखते रहना तो बहुत दिक्कत का काम है। बोर्ड को देखना बहुत आसान होता है, बोर्ड पे आप इधर उधर भी देख लें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक छोटी सी स्क्रीन पे एक फोन कितना बड़ा है उस पर देखना तो बड़ा मुश्किल है। आप टीवी पे देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लैपटॉप पे अगर चलता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन फोन देखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हमने क्या किया, हर टीचर अपने अनुसार क्लास को छोड़ देना, जब उसको लगे कि बच्चे इसके बाद ऊब जाएंगे या अगर पढ़ना अच्छा लग रहा है तब भी फोन की स्क्रीन को देख के परेशान होंगे, तो हमने हर टीचर को कह दिया कि आप ना 40 मिनट्स से 45, परिमल सर तो 30 कह रहे हैं, मैं तो फिर भी 40 बता रही हूँ, वो कह रहे हैं 30 से 40 मिनट के बीच में हर टीचर को क्लास छोड़ देनी है, ताकि बच्चे की आंख पे लंबे टाइम तक एक नेगेटिव इफेक्ट ना रहे। आपको मान लीजिए 9 से 9:40 तक क्लास है, या 45 तक या 35 तक, 5-7 मिनट कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको ब्रेक मिल गया ये 20 मिनट का, तो ऐसा ना हो कि इस ब्रेक में आप व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टा देखते रहे, ये नहीं करना। ये 20 मिनट का ब्रेक है, फोन को बिल्कुल दूर रख दो, बेशक चार्जिंग पे लगा दो, उठो, घूमो, थोड़ा सा इधर उधर टहलो और अपने आंखों को ठंडे पानी से धो लो, अपना कुछ खाओ पियो, माँ के साथ बैठ गए 5 मिनट, छोटे भाई बहन के साथ या दादी के साथ। ये 20 मिनट किसी भी तरह का फोन पे तुम्हें इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना, ठीक है। ऐसा ना हो ये 20 मिनट मतलब 20 मिनट फेसबुक देख रहे हैं, फिर तो आंखों को रेस्ट कहाँ मिला, या 20 मिनट इंस्टाग्राम देख रहे हैं, नहीं। ये 20 मिनट ब्रेक मतलब आंखों का ब्रेक है ये। इस टाइम पे आपको आंख स्क्रीन से बिल्कुल हटा लेनी है और 20 मिनट तक कुछ भी करो जिससे तुम्हें खुशी मिले। बातचीत करो अपने घर वालों के साथ, मस्ती करो, खेलो, कुछ भी, गाने सुन लो, लेकिन देखना नहीं है। आंखें नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए किसी भी फॉर्म में स्क्रीन पे, ठीक है। 20 मिनट बाद दूसरे टीचर की क्लास, ये भी वैसी 35-40 मिनट, फिर एक 20 मिनट का ब्रेक है। अब तुम्हें अगर पढ़ते हुए 2 क्लासेस तुमने ले ली तो तुम बेशक खाना कुछ भी, जैसे तुमने सुबह अगर ब्रेकफास्ट नहीं किया तो अपना खाना वाना खाओ, ठीक है। 20 मिनट में आराम करो और कोशिश करो मन में जो पॉजिटिविटी है ना वो बढ़े, वो घटे ना। हमारी बॉडी जो है ना एक ऐसी मशीन है, अगर आपके मन में नेगेटिव फीलिंग्स आती है ना, आपका हार्मोन्स का भी इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है। फिर बहुत सारे लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, ये बीमारियां हो जाती हैं। अभी तुम लगेगा ये क्या चीज है, ये सच में बीमारियां हो जाती हैं। अगर आपके मन में पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं आती ना तो लंबे दौर में आप नेगेटिव इंसान बन जाएंगे। तो इन 20 मिनट को आपको फोन पे या टीवी पे बर्बाद नहीं करना। आपको इन 20 मिनट में अपने आप को, कुछ भी नहीं है ना, अगर कोई भी नहीं है घर में, तो आराम से आंख बंद करके लेट जाओ, भगवान का नाम लो, अपने लाइफ को याद करो, आपने अब तक क्या सोच के जीवन काटा, आप कैसा जीवन चाहते हैं, भविष्य की प्लानिंग करो। लेकिन ये 20 मिनट सिर्फ आपके होने चाहिए, किसी और के नहीं, टीवी के नहीं होने चाहिए, ना ये फोन के 20 मिनट है, ये सिर्फ आपके पर्सनल 20 मिनट है। ऐसे ही फिर तीसरी क्लास जो मेरी रहेगी, इसके बाद का ब्रेक है, फिर मैथ्स की क्लास है। मैथ्स में तो परिमल सर वैसे ही आपका एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा करते रहेंगे, पर फिर भी उसके बाद अपने फोन को क्लास के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, ठीक है, जब क्लासेस पूरी हो जाएं। फिर अपना सोना आराम से, खाना खाना, फिर जैसे एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी देर टीवी देख सकते हो, कोई भी ऐसा जो, और ये ऐसे प्रोग्राम्स मत देखना इस दौर में, पेट्रोल, वो क्या था, क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया, या इस तरह के बकवास जो कि सिर में दर्द कर देते हैं और उनसे ज्यादा आपको चिंता होती है कि केस कैसे सॉल्व होगा। ऐसी चीजों में बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी है। खुशी के प्रोग्राम देखो जिससे आपको हंसी आए, क्योंकि जब आप हंसते हैं, आप खुश होते हैं, तो आपकी बॉडी को बहुत कम काम करना पड़ता है। जब आप गुस्से में होते हैं, टेंशन में ना, तो आपकी मसल्स को, आपकी एनर्जी लेवल को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर जाती है मसल्स। तो फ्री रहो, रिलैक्स्ड रहो। दुनिया में वैसे ही बहुत दुख है, तो तुम क्यों ये दुख पाल रहे हो कि किसने किसका मर्डर कर दिया। हम ये फालतू के नाटक बिल्कुल नहीं देखेंगे, अच्छे प्रोग्राम्स देखेंगे जिनसे अगर कुछ भी नहीं ना तो हम बैठे बैठे हंस सके। जो ये बच्चे देखते हैं ना शिनचैन और ये सब, ये भी बड़े मजेदार हैं। मैं कई बार, अभी मेरा एक बेटा देखता है ऑड बर्ड्स करके, पता नहीं क्या ऑड बर्ड्स करके कुछ वो है, तो अभी मैं भी उसके बाद उसको खाना खिलाते वक्त मैंने देखा, तो वो भी बड़े मजे के प्रोग्राम्स हैं। उसको आप देखते हैं तो आपको हंसी आती है, कुछ नहीं, उनमें कुछ नहीं बोल रहे, कार्टून्स हैं बस। और तो मैंने फील किया कि ये 10 मिनट भी जब मैंने इसके साथ खाना खिलाते हुए स्पेंड किए, ये भी तो कितना अच्छा दौर था। अब इस टाइम में देखती सनसनी, वारदात और ये, तो मुझे भी तो कितनी टेंशन हो जाती, पता नहीं देश में क्या हो रहा है, चारों तरफ मर्डर्स हैं, बुरा हाल है, या दुनिया मर रही है। भाई जो हो रहा है, आपके मेरे हाथ में नहीं है, तो उस टाइम को खुशी से काट ले, ठीक है। ये मैं आपको प्लान बता रही हूँ कैसे पढ़ना है। बहुतों को पता नहीं चलेगा लास्ट तक पढ़ना कैसे है, फिर वो कहेंगे हमने मेहनत तो बहुत कीजिए, हमें पता ही नहीं चला। ये पढ़ने का तरीका है। इस नेगेटिव दौर में जब सारी दुनिया दुखी है, आपको खुश रहना पड़ेगा। अपने आप को खुश सिर्फ आप कर सकते हैं। दुनिया में कोई इंसान दूसरे इंसान को खुश नहीं कर सकता। आपकी खुशी सिर्फ आपके हाथ में है। खुश रहना कैसे है, बस ये तरीके पता चल जाए, फिर खुशी बहुत छोटी सी चीज दिखती है, ठीक है।
तो इस तरह आपके 20-20 मिनट के ब्रेक्स में आपको फोन से बिल्कुल दूर रहना है, और ये 20 मिनट का ब्रेक आपका पर्सनल टाइम है, मी टाइम बोलते हैं इसको। थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं ना, इसको कहते हैं मी टाइम। मी टाइम मतलब मेरा पर्सनल टाइम, जिस चीज से मुझे खुशी मिले। इंस्टाग्राम से खुशी नहीं मिलती है, ये आपकी गलत फहमी है। ना फेसबुक से खुशी मिलती है और ना ही व्हाट्सएप से। खुशी मिलती है पर्सनल बातचीत करने से। तो ये जो गलत फहमी है ना, वर्चुअल वर्ल्ड है, इसको छोड़ दो, आराम से जीवन जियो, मस्ती की चीजें देखो जिससे तुम्हें सच में सेटिस्फेक्शन मिले, और पॉजिटिव रहो। चलिए, मैं क्या पढ़ाऊंगी, कैसे पढ़ाऊंगी, ये तो बात हुई तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हारे लिए थी। अब बात मैं क्या करने वाली हूँ। मैं आप लोगों को एक तो पूरे का पूरा, जैसे मुझे 2 सब्जेक्ट कवर कराने हैं, जीके कवर कराना है ना, 4 सब्जेक्ट हैं आपके मेन। मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, जीके आएगा, इंग्लिश आएगा। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, हिंदी आएगा, और आपका स्टेट का जीके आएगा, जिस भी स्टेट में आप हैं। हरियाणा जीके है, राजस्थान जीके है, यूपी जीके है, बिहार जीके है, सबका जीके, ठीक है। और इसके साथ जो टीचिंग वाले हैं, इनका चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी आएगा, ठीक है। किसी किसी स्टेट में संस्कृत भी आता है, तो ये सब ऐसे, जैसे कंप्यूटर भी है, ये भी करना पड़ेगा, और जैसे करंट अफेयर्स है, ये एक्स्ट्रा में है, ये सब कराए जाएंगे। इन 4 जो घंटे मैंने बताया, 9, 10, 11, 12, इनमें लगेंगी मेन क्लासेस। इसके बाद पूरे दिन आप लोग जो चाहेंगे ना, जिसकी जो जरूरत है वो देख सकता है। ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको पूरे साल में, ये सब चीजें कवर कराई जाएंगी। स्टेट जीके भी होगा, हिंदी भी होगा, संस्कृत भी होगा, कंप्यूटर भी होगा। हम सुबह 4 घंटे मेन टीचर्स जो पढ़ाएंगे वो मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश रहेगा। जीके में आपके 2 सेक्शन है, एक साइंस का और एक सोशल का, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं, ये तो हम कराएंगे ही कराएंगे, ये सब कुछ कवर होगा आपका। अब देखो, सोशल का 2 सेक्शन मैं कराऊंगी आपको, एक पॉलिटिकल साइंस और एक हिस्ट्री, ठीक है। फिर हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, जिनमें एक है एंशियंट हिस्ट्री, एक है मेडिएवल हिस्ट्री और एक है मॉडर्न हिस्ट्री। पॉलिटिकल साइंस तो एक ही है अपने आप में। बहुत लोग कहते हैं कि इसके भी 2 पार्ट्स, जैसे सिविक्स है तो वो बेसिक है बिल्कुल, फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस होता है, इसी का पार्ट है, इसलिए मैं इसको एक ही लिख देती हूँ। ये आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो इस सिलेबस में हम धीरे धीरे करके सारी चीजें पढ़ेंगे, पूरा साल हमारे पास है। पहली चीज तो है चिंता मुक्त होना, बहुत बर्डन मत लो। इस टाइम पे आपको किताबी कीड़ा नहीं बनना है, बस पढ़ाई का साथ पकड़ के रखना है, जैसे पढ़ाई का दामन नहीं छोड़ना है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि पागल हो जाना है, 8 घंटे पढ़ना है, नहीं। बिल्कुल कूल माइंड से हम रोज के अगर 4 घंटे भी निकाल लेते हैं ना, 4 बहुत है, बहुत। इस नेगेटिव दौर में अगर आप 4 घंटे निकाल पाते हैं पढ़ने के लिए तो मोर देन इनफ है। इसलिए इस बार वो सुबह से रात वाली क्लासेस बिल्कुल नहीं रखने वाले, क्योंकि इस टाइम पे अपने आप को खुश रखना पहली जरूरत है। फिर पढ़ते रहना, ताकि हमारे दिन भर की ये जो फालतू की खबरें, हमारा ध्यान इस पे ना जाए, अपनी पढ़ाई पे हम फोकस्ड रहें, ठीक है। तो ये मैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री कराऊंगी। अब सबसे पहले शुरू करेंगे पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस जो है, अभी जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे थे, इस बैच में 2 बैचेस हैं जो हम पढ़ाते हैं ना आईसीएस में। जैसे आप भी लाइव क्लासेस से जब जुड़ेंगे तो आप देखेंगे 2 बैचेस रहेंगे। एक बैच को हम कहते हैं न्यू जनरल बैच, और एक बैच होता है ओल्ड। मैं आज ये पूरे साल की प्लानिंग आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ, फिर आपको वरना दिक्कत आएगी। अगर अपनी प्लानिंग ना पता हो ना, ये ना पता हो हमें किस रास्ते पे चलना है, तो फिर दिक्कत आती है। ऐसे रोज 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 कितनी क्लास पढ़ोगे? कम से कम हजारों क्लास है आईसीएस की, हजारों। आपके ऐप पे हजारों क्लास निकल आएंगी। वो हजारों में आप इतने पजल हो जाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी क्लास लेनी है। इसलिए पहली चीज होती है प्लानिंग पता होना। समझदार इंसान पहले हमेशा प्लानिंग करता है, फिर एक एक स्टेप करके आगे बढ़ता है। तो आज की क्लास प्लानिंग के कि भाई किस तरह से पढ़ेंगे। तो हम 2 बैचेस रखते हैं, एक का नाम है न्यू जनरल, एक का नाम है ओल्ड जनरल। न्यू जनरल में ना हम चीजों का मेनली इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन जैसे हम ये मान के चलते हैं, बच्चा जब आता है तो ब्लैंक है, क्योंकि हमारे सिस्टम में ना पढ़ाई एज सच पढ़ाई है नहीं, फॉर्मेलिटीज ज्यादा है। जैसे मैंने खुद भी, अब मैं 9-10 को पढ़ा रही थी, तो मैंने देखा 9-10 तो बहुत ही बढ़िया क्लासेस हैं पढ़ाने के लिए। सारा ज्ञान ही 9-10 में भरा पड़ा है एनसीईआरटी में। पूरा वर्ल्ड की हिस्ट्री है, डेमोक्रेसी क्या है, मतलब डिटेल समझने के लिए। तो मैं एक दिन सर से कह भी रही थी कि जब हमने पढ़ा तब लगता था कि पता नहीं क्या पढ़ाई है, आज लगता है कि कितनी खूबसूरत पढ़ाई थी, तब किसी ने इस तरह से पढ़ाया ही नहीं। तो 9-10 में, 11वीं-12वीं में इतना ज्ञान भरा पड़ा है, पर प्रॉब्लम उस टाइम हम पढ़ते नहीं है, हम ध्यान नहीं देते। तो हम तो अपनी क्लास के टॉपर्स में से, सोचो पीछे वालों को क्या, ब्लैंक। हमारे देश का 99% बच्चा 10वीं करने के बाद कुछ नहीं आता, उसको मार्क्स आते हैं बहुत अच्छे, लेकिन उसको ये नहीं पता मैंने हिस्ट्री क्या पढ़ी, क्यों पढ़ी, कैसे काम आएगी। तो अब ये मान के चलें कि हमें कुछ नहीं आता, हम नए सिरे से वापस से स्टार्ट
स्टार्ट कर रहे हैं और एक अच्छा स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल मेंटली फ्री रह के, कोई प्रेशर नहीं दिमाग पे, कोई बर्डन नहीं, आराम से। तो इंट्रोडक्शन करते हैं हम न्यू जनरल बैच में। इसमें क्या होता है, टॉपिक्स से एक छोटा छोटा सा, जैसे भाई राष्ट्रपति है तो बहुत डिटेल में नहीं बताया, बस बेसिक बेसिक भाई राष्ट्रपति होता है, इस तरह से कंडीशंस होती हैं, ये उसके काम है, ये उसकी पावर्स हैं, वो ऐसे काम करता है। फिर इसके बाद जब वो बच्चा ओल्ड जनरल में जाता है ना, एक एग्जाम्पल मैंने राष्ट्रपति से लिया, मैंने राष्ट्रपति पढ़ाया न्यू जनरल में, एक से समझा रही हूँ, वैसे पूरे 3 महीने चलता है ये, 3-4 महीने। राष्ट्रपति जब ओल्ड में जाएंगे ना तो राष्ट्रपति को पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। फिर डिटेल से मेरा मतलब क्या है, राष्ट्रपति के ऊपर 2 दिन भी लग सकते हैं और राष्ट्रपति के ऊपर 3 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि इसमें एक एक चीज पढ़नी पड़ती है। भाई राष्ट्रपति का टॉपिक है तो कहाँ है, कौन सा आर्टिकल है, क्या कहता है, वो शपथ कैसे लेता है, उसको कौन शपथ दिलाता है, फिर उसका टाइम पीरियड कितना है, क्या उसकी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन के बिना राष्ट्रपति नहीं बन सकते। ये एक एक दिन पढ़ते पढ़ते 3 से 4 दिन भी पकड़ जाता है कई बार एक टॉपिक। यहाँ जिस टॉपिक पे हमने एक दिन में इंट्रोडक्शन हो गया था, क्योंकि मेन बताया, वहां उसी टॉपिक पे 3-4-5 दिन भी हो जाते हैं। कई बार तो मैंने देखा है अगर डिटेल से पढ़ने लगे तो हफ्ता भी राष्ट्रपति पकड़ जाता है। अभी मैं ओल्ड जनरल को पढ़ा रही थी पीछे, तो मेरे ख्याल हफ्ता पूरा पकड़ गया था राष्ट्रपति का टॉपिक, कहाँ खत्म हुआ था, कितने दिन तक राष्ट्रपति चला था, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो आप ये मान के चलो कि जब हम ओल्ड जनरल में आते हैं तो हम डिटेल्ड स्टडी करते हैं, डिटेल से स्टडी करते हैं, और इसका फायदा ये होता है कि जब आप एग्जाम्स में जाते हैं ना तो आप चीजों को, क्वेश्चंस को एनालाइज करने के लायक बन जाते हैं। पेपर पास करने के लिए बहुत इंटेलिजेंट नहीं होना पड़ता, आप एवरेज बुद्धि के हैं, लेकिन अगर आपके पास एनालाइज करने की पावर है ना तो आप पेपर पास कर जाते हैं। और आप बहुत ब्रिलियंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन आपको क्वेश्चंस को एनालाइज करना नहीं आता, तो आप हमेशा 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से रहते मिलेंगे। तो सबसे बड़ी चीज होती है एनालाइज करने की पावर को बढ़ाना। और ये कब होता है, जब आपकी किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके अंडरस्टैंडिंग बनती है। ये अंडरस्टैंडिंग कैसे बनती है, एक कॉन्सेप्ट को पहले एक बार पढ़ते हैं ना तो ऐसा नहीं कि वो सारा समझ में आता है, कभी भी नहीं आता। एक कॉन्सेप्ट को जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो बहुत मोटी सी 2-4 बात आपके पल्ले पड़ती हैं, फिर आप दोबारा पढ़ते हैं, फिर तीसरी बार पढ़ते हैं, फिर चौथी बार पढ़ते हैं, 5वीं बार पढ़ते हैं, फिर आपकी समझ डेवलप होती है। जब आपकी समझ डेवलप होती है ना, फिर आप उसके पॉजिटिव्स, उसके नेगेटिव्स कंपैरिजन करना, किन्हीं चीजों को आपस में देखना कि वहां क्या अलग है, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों अलग है, हमारा क्यों अलग है, ये वो बता पाएगा जिसने टॉपिक को एनालाइज करने की पावर गेन कर ली। और एनालाइज करना बहुत बाद की स्टेज होती है। लर्निंग के ना अलग अलग स्टेजेस होती हैं, 8 स्टेजेस में लर्निंग होती है अलग अलग फॉर्म में। और जो सबसे ऊपर की लर्निंग, रोट लर्निंग होती है, रटा हुआ। रटना तो बहुत नीचे लेवल पे आ जाता है, रटने से पास नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव पेपर में रटने वाले बच्चे पीछे रह जाते हैं। जो एनालाइज कर पाते हैं ना, डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, क्लासीफाई कर पाते हैं कि चीजें क्यों अलग हैं, कैसे हैं, वो आंसर निकाल पाते हैं। तो इस हद तक जाने के लिए, एग्जाम्स के लिए फुली प्रिपेयर होने के लिए आपको ओल्ड जनरल के अकॉर्डिंग डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ेगी। ओल्ड जनरल का बैच बहुत बढ़िया चल रहा था और अब ऐसी तैयारी थी, बच्चे जुड़े भी हुए होंगे कि 5-6 महीने और, जैसे अब ये ठीक ठाक चल जाती ना कंडीशंस, मान लीजिए 3-4 महीने और पेपर होते तो ओल्ड जनरल रिजल्ट दे देता बैच। पूरा बैच बहुत बढ़िया पढ़ रहा था और बहुत तरीके से, सलीके से हमने पॉलिटिकल साइंस आधा कर लिया था। ऑलमोस्ट आधी चीजें कंप्लीशन पे आ गई थी। 200-250 पेज की किताब थी, मेरे ख्याल 100+ के आसपास हम पहुंच गए थे। तो जो वो एक सिरे पे पहुंच गए थे कि बस होने वाला है कंप्लीशन पे, वो टूट गया। कोई बात नहीं, टूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर कंडीशंस ऐसी रही तो बहुत जल्दी पेपर होने नहीं है। ये मान के चलो अभी 3-4 महीने तो मुझे लगता नहीं कि पेपर इतनी जल्दी होंगे। स्थिति पहले नॉर्मल होगी, जब स्कूल खुलेंगे ना तब पेपर होंगे। तो हमारे पास दोबारा से टाइम है, हम नेगेटिव बिल्कुल नहीं होंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे पर अच्छा पढ़ेंगे। यहां तक अपना टारगेट रखना हर कोई। जिस दिन तुम क्वेश्चंस को एनालाइज करना सीख गए ना, उस दिन तुम्हारी नौकरी तुम्हें मिल जाएगी। हमारा एक जानकार है, एक स्टूडेंट है हमारा, अजय दलाल। अजय दलाल जब हमारे पास आया ना तो बिल्कुल ब्लैंक था। हो सकता है उसकी वाइफ जुड़ी हुई हो हमारे साथ। अजय बिल्कुल ब्लैंक था। अजय ने बहुत मेहनत की, उसने कहा मुझे ना पढ़ना है, पढ़ लिख के लगना है। उसके पिताजी ने, यहाँ हरियाणा के ही हैं वो, रोहतक के पास के, महम के आसपास है वो, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी जमीन यहाँ से बेच के छत्तीसगढ़ में जमीन ले ली। बहुत, मतलब वहाँ सस्ती जमीन थी, बहुत सारे एकड़ ले लिए, पर वहाँ लाइफ बड़ी टफ है। ये सुनना बड़ा आसान है कि इतने एकड़ जमीन आ जाएगी, खेती करेंगे, पर लाइफ बहुत टफ है। बड़ा अजीब सा रहन सहन, मतलब इस तरह का है कि भाई एक आदमी ना अपनी स्टेट का यूज टू होता है, नई स्टेट में जाके उसको एडजस्ट करना, अपने जैसे लोग नहीं मिलेंगे, अपने जैसा खान पान नहीं है, कल्चर नहीं है, पहनावा नहीं है, तो दिक्कत होगी। तो अजय के पिताजी चले तो गए, पर 3-4 साल में उनको फील होने लगा कि नहीं, बेटे को मैं यहाँ एडजस्ट नहीं करवा सकता, मतलब मैं जैसा जीवन जी रहा हूँ मेरा बेटा ये जीवन ना जिए। तो उन्होंने अजय को कहा कि तू पढ़। अजय को फिर पढ़ने के लिए भेज दिया। अजय हमारे पास रहा कई साल
और अजय जब आया तो ब्लैंक बराबर था, क्योंकि वो स्कूलिंग उस लेवल पे नहीं हो पाई थी जैसी होनी चाहिए थी। इकलौता बेटा है वो, 2-3 उनकी बेटी हैं, उनकी शादी कर दी सबकी। तो अजय जो था बिल्कुल जीरो था। अजय ने पढ़ना स्टार्ट किया। शुरुआत में दिक्कत आई क्योंकि बहुत दिनों से पढ़ाई छूटी हुई थी, उस लहजे से पढ़ना बड़ा मुश्किल दिखता है स्टार्टिंग में। पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, चीज़ों को कमांड बनाता गया। अजय का सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे लगता है जिस कारण वो आज बहुत कामयाब है, उसका मैथ्स में इंटरेस्ट था। इनफैक्ट उसका मैथ्स ना अच्छा था, उसके पिताजी का भी मैथ्स अच्छा था, वो पहले एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते भी थे। तो एक होता है ना भाई, इनबॉर्न एक बच्चे का झुकाव होता है, किसी का साइंस की तरफ, किसी का आर्ट्स की तरफ। तो उसका, अजय का इंटरेस्ट मैथ्स में था, और मैथ्स ना उसको आसान दिखता था। तो जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट और आसान दिखे ना, आप ये मान लो उसने 50% लड़ाई जीत ली, क्योंकि मैथ्स जो है ना आपके दिमाग के दरवाजे खोल देता है। मैथ्स आपको काबिल बनाने के लायक बना देता है, फिर आपको काबिल बनना आसान है। मैथ्स में इंटरेस्ट था, मैथ्स करता गया करता गया करता गया, तो मैथ्स में उसकी पकड़ मजबूत बन गई। फिर जीके को क्या करता था, बार बार सुनता था, बार बार सुनता था, बार बार, जैसे क्लासेस में बैठा रहता, सुनता समझता सुनता समझता। मैथ्स ने उसके दिमाग को, जैसे तो ना उपजाऊ मिट्टी, पहले एक बंजर खेत होता है, उपजाऊ बनाने के लिए उसको मिट्टी को बार बार आदमी जो है उसको ट्रैक्टर से बहाएगा बार बार उसको, ताकि वेल वेंटिलेटेड बने, एयरी बन जाए मिट्टी। पौधे तो बाद में, सीड्स तो बाद में डालेगा ना, तो उस मिट्टी को तैयार करने का काम कर दिया मैथ्स ने। और जब उसका दिमाग इतना लेवल पे आ गया कि वो चीजों को सीख सकता है, समझ सकता है, एनालाइज कर सकता है, क्योंकि मैथ्स ने सब पावर्स उसके दिमाग में पैदा कर दी, फिर उसने जीके को याद करना शुरू किया। याद मतलब पहले समझा समझा समझा, फिर फैक्ट्स निकाल के रोज 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 पढ़ने लगा। कई साल लग गए, बहुत जल्दी तो नहीं, कई लंबा संघर्ष चला अजय का, लेकिन भगवान की दया से, बड़ों के आशीर्वाद से और सही गाइडेंस में काम करने से अजय को सबसे पहली ज्वाइनिंग मिली पटवारी की, HSSC के थ्रू, हरियाणा में। पंचकुला में रहा मेरे ख्याल 4-5 महीने उसने पटवारी के रूप में काम किया। फिर उसकी ज्वाइनिंग हुई हरियाणा के एक सरकारी स्कूल में, TGT साइंस, क्योंकि उसने साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई की थी। साइंस का TGT लग गया और पढ़ाने लगा। उसके बाद अभी पीछे मेरे ख्याल 2 हफ्ते भर हुए होंगे, उस दिन हमारे पास और भी कई बच्चे आए हुए थे जिनके सिलेक्शन हुए थे, तो उसका मैसेज आया कि सर मेरा मैथमेटिक्स का PGT क्लियर हो गया। तो वो लेक्चरर लग गया हरियाणा में, PGT कह लीजिए आप उसको, दिल्ली में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी 11वीं-12वीं का टीचर मैथमेटिक्स का। तो आज देखो अजय कहाँ पहुंच गया। आज अजय की सैलरी मेरे ख्याल कम से कम भी 70,000 होनी चाहिए, जो स्टार्टिंग है। पटवारी से सबसे पहली ज्वाइनिंग उसकी पटवारी की थी, फिर TGT साइंस की, और अब वो लेक्चरर है मैथमेटिक्स का, जिसमें उसका झुकाव था। जैसे अजय की पूरी जिंदगी बदल गई। आज अजय को देखें और तब अजय को देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। अजय को मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया, ताकि आप भी मोटिवेट हो सकें। एक नॉर्मल सा लड़का, बहुत आम परिवार का लड़का, जिसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, आज वो वेल सेटल्ड है। उसकी वाइफ भी हमारे साथ जुड़ी होगी, जरूर पढ़ रही होगी। उसका बेटा है 4-5 साल का, जो अच्छा है पढ़ने में। तो अजय जैसे लोगों को देख के लगता है कि आप कभी भी अगर कोशिश करें ना, शुरुआत की जा सकती है। ये सब चीजें समझ के, सुन के, आपको कुछ कुछ चीजें जिनमें से निकालनी और समझनी है ना, वो ये कि जिसने मैथ्स पे काम कर लिया उसके लिए जीके, इंग्लिश, सब चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ये सबसे कंपलसरी सब्जेक्ट है। मैं ऐसे बहुत सारे लड़कों को जानती हूँ, लड़कियों को, जिनका जीके बहुत बेस्ट था, बहुत ही अच्छा, मतलब परफेक्ट थे वो, लेकिन पेपर पास नहीं हो पाए। कारण जीके तो बहुत अच्छा बना लिया, मैथ्स की क्लास बंक कर दी, इंटरेस्ट नहीं लिया, कुछ नहीं पढ़ा, या पढ़ा तो काम चलाओ, वो सब रह गए। और जो सिर्फ मैथ्स में धुरंधर थे ना, टाइम बीतता गया बीतता गया बीतता गया, जीके वो थोड़ा 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 करते गए, फाइनली आज वो सब सिलेक्टेड हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। मोहित है, परिमल सर के रिलेशन में ही है वो लड़का भी, हमारे पास 12th करते ही आया था। उसका सबसे पहला सिलेक्शन हुआ था ग्रुप डी में। 12वीं करते एक बच्चा ग्रुप डी लग जाए, वो भी बहुत था। 25,000 शायद उसकी सैलरी थी। कुरुक्षेत्रा में काम किया, फिर उसका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ, दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया। अब विद गॉड्स ग्रेस उसका CGL क्लियर हो गया। 2-3 साल लग गए, ग्रेजुएशन भी की उसने उसके साथ साथ, और अब वो CGL में फाइनल में उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये होती है मेहनत, ये होती है तैयारी। एक बार आपका स्टैंड बन गया ना, तो आपको दिक्कत नहीं आनी। ये सब जो एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, इन सब ने अपनी एनालाइज करने की पावर को बढ़ाया, और इस पावर को बढ़ाने के लिए लगातार लगातार चीजों को बार बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार चीज होती है बिल्कुल कच्ची, कुछ नहीं आता एक बार में,
2 बार 3 बार 4 बार में चीजों पे पकड़ बनने लगती है, और जब आप 5-6 बार चीजों को कर लेते हैं ना, तो आपकी अच्छी कमांड बन जाती है। ये मैथ्स में भी है, ये रीजनिंग में भी है, जीके में भी है। तो पहली चीज तो अपनी लाइफ में ये पता होना चाहिए बच्चों, मुझे करना क्या है। पढ़ते तो हम साल भर रहते हैं, लेकिन उस पढ़ाई का कोई निचोड़ नहीं निकलता, और बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो पढ़ते 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 ही रह जाते हैं। तो इसलिए अपने आप को पहला क्वेश्चन जो तुम्हें खुद से करना है कि मेरा टारगेट क्या है, ये सिर्फ तुम और तुम समझ सकते हो। मुझे नहीं पता, मैं तो कैमरे को देख रही हूँ। तुम अपने मन में सोचो कि मेरा टारगेट क्या है। 2021 है, यूएनओ कह रहा है, डब्ल्यूएचओ, ये महामारी 3-4 साल रहेगी, यानी हो सकता है 22, 23, 24 में भी रहे। तो क्या 22, 23, 24 में हम बैठे रहें या हम कुछ ना कुछ करें। अब जैसे ये महामारी थी, बीच में चली गई, 6 महीने खुला, 6 महीने पूरा सब कुछ खुला रहा, पेपर भी तो हुए। जो इस दौर में अच्छे पेपर कर गए उनकी ज्वाइनिंग, पिछले साल की कितनी ज्वाइनिंग है 2020 की। 20 महामारी में था ना, कितने लोगों को नौकरी मिल गई 20 में। ऐसे ही 21 महामारी में है, लेकिन जिन्होंने 20 के दिसंबर के पेपर अच्छे दिए, जनवरी फरवरी मार्च के, उनकी तो ज्वाइनिंग हो जाएंगी 21 में भी। आप देखना 21 में ज्वाइनिंग देंगे। ऐसे ही 21 का एक दौर जब आएगा, जब पेपर होंगे, उस टाइम की तैयारी जिनकी अच्छी होगी वो 22 में ज्वाइनिंग पे होंगे। नहीं तो कुछ लोग ऐसे ही निकाल देंगे इस पेंडेमिक को। पेंडेमिक चलेगा, ये अपने मन में मान लो। ये यूएनओ डब्ल्यूएचओ कुछ तो सोच के कह रहे होंगे 3-4 साल की बीमारी है। इन 3-4 सालों में अपना टारगेट सोच लो कि मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में पहुंच जाएगी। 4 साल अगर ये चल जाता है तो क्या होगा, मुझे क्या करना है। तो पहली चीज तो अपना खुद का पर्सनल टारगेट। दूसरी चीज, उस टारगेट तक पहुंचने के लिए मेरा रास्ता क्या होगा, मैं किस तरीके से पढ़ूं कि मैं उस टारगेट को अचीव कर पाऊं। सबका रास्ता एक नहीं हो सकता, हर किसी की पर्सनल जिम्मेदारी होती है, हर किसी का एक माहौल होता है। किसी को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रात में। कोई रिकॉर्डेड क्लासेस देख के पढ़ लेता है, कोई लाइव में पढ़ता है। और कुछ निकम्मे निठल्ले ऐसे हैं जो न लाइव में पढ़ेंगे ना रिकॉर्डेड में, उनका तो भगवान भी मालिक नहीं है। लेकिन ये अपने आप को देखो कि मेरा कौन सा रास्ता है। मैं लाइव सुबह 9 बजे अगर फ्री होकर बैठ सकता हूँ, बैठ सकती हूँ, तो मैं रोज टीचर्स की बात मानूंगा या मानूंगी, और जैसे बताएंगे वैसे करूंगा। अपना रास्ता, इस रास्ते को ही हम दिशा कह देते हैं। इसको ठीक रखना बच्चों। ये जिसकी भटक गई ना, उसका कुछ नहीं है। और इस पेंडेमिक ने ये दिखा दिया कि सबसे फेवरेबल कंडीशन जो है ना, हमेशा जो रहेंगी वो सरकारी नौकरी वालों की रहेंगी। बिजनेस बैठ जाते हैं, खेती भी बंद हो जाती है। खेती का अब आप देख लो क्या हाल है किसानों का। कुछ भी पक्का नहीं है। पक्का है तो ये कि अगर जिस सरकारी नौकरी है तो आप सेफ हैं, आप फ्री हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। एक एवरेज आदमी जो है ना, वो बिजनेस नहीं कर सकता। एवरेज आदमी के लिए नौकरी से बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है। पहली प्रायोरिटी नौकरी रखो। अगर आप में लायकियत है, नौकरी हासिल करने के बाद छोड़ देना, फिर चाहे तुम कुछ करो। मैंने भी जॉब कहाँ की, मैंने 2000 आप लगा लो 3 से सरकार से सैलरी ली थी, और 2015 में मैंने जॉब छोड़ दी। 6 साल हो गए मुझे जॉब छोड़े हुए, लेकिन उतने सालों में मैंने अपने आप को प्रूव तो किया ना। ये तुम्हें भी करना पड़ेगा। परिमल सर ने क्या किया, तवन सर का बेटा आशीष है, 94% थे, उस 94 से भी ज्यादा पॉइंट कुछ था। आप ये देख लो उस परसेंटेज पे 12वीं के बाद बच्चा क्या कुछ नहीं कर सकता और क्या उसके सपने होते हैं। लेकिन परिमल सर ने कहा पहले ये प्रूफ कर बेटा कि तू कुछ है, तेरा कोई स्टैंड है। उसको डाइट में एडमिशन दिलाया, दिल्ली में फर्स्ट लिस्ट में नंबर आ गया, क्योंकि मार्क्स बेस्ड पर था, तो फर्स्ट लिस्ट में टॉपर्स में उसका नंबर आ गया। अब वो डाइट कर रहा है, सेकेंड ईयर में। ये अलग बात है कि गया एक भी दिन नहीं है, जो कि हमें बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि जाता तो कुछ अच्छा सीखता, लीडरशिप उसके अंदर डेवलप होती, 10 तरह की नई बातें, पर कोई नहीं, अब वो कंडीशन नहीं है तो क्या करें। तो उसको भी पहले यही कह रखा है, हमारी तो घर का बच्चा है, कि पहली प्रायोरिटी अपने आप को प्रूफ करके तू किसी लायक है, नौकरी पा सकता है, छोड़ देना मत जाना, लेकिन ये प्रूफ कर पहले कि हाँ तेरे अंदर कुछ कैलिबर है। तो यही हम सबको रास्ता दिखाएंगे। जो अपने बच्चों पे कह रहे हैं वही तो तुम्हारे साथ करेंगे। ये मैं अपनी बेटी पे भी अप्लाई करूंगी, 9th में आ गई वो, कि बेटा पहले अपने आप को प्रूफ करो कि आप में है कैलिबर। आप मत करना जॉब, लेकिन आपका रैंक तो आना चाहिए ना। आप अगर कहीं टॉपर्स में आ ही नहीं पा रहे हो और फिर सोच रहे हो नहीं हम तो पढ़ते रहे, ऐसी पढ़ाई किसी काम की नहीं है जो आपको कमाने खाने लायक ना बनाए। तो पहली प्रायोरिटी अगर हम अपने बच्चों पे कह रहे हैं, तुम्हारे लिए भी कहेंगे, फर्स्ट चीज है अपने आप का एक स्टैंड बना लो, एक रास्ता, एक दिशा, अपना टारगेट सेट कर लो, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज होती है, इस टारगेट को, इस दिशा में चलने के बाद मुझे मेहनत भी करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के, दिशा सही है तुम्हारी और टारगेट तुम्हारे सामने, लेकिन तुम मेहनत ना करो तो बात नहीं बनेगी। ये 3 चीजें समझ लो, अपना टारगेट फोकस कर लो, भैया ये मेरा टारगेट है, मुझे ये करना है, मेरी दिशा ये रहेगी, मैं इतने घंटे ऐसे पढ़ूंगा, ऐसे होमवर्क करूंगा, ऐसे मैं काम करूंगी और मैं मेहनत करूंगा। मेहनत करने का मतलब होता है एक ही काम को बार बार करना और हर बार कुछ नया सीखना। एक चीज को आपने, जैसे संविधान है, बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत बार पढ़ रखा है, किताब से पढ़ रखा है, ओल्ड जनरल भी तो जुड़ा हुआ होगा ना हमारे साथ, न्यू भी, लेकिन मेहनत का मतलब होता है उसी में से और नया निकाल लेना,
उसी 4 पेजेस में से और नया, क्योंकि हर लाइन का हर शब्द कभी भी किसी को नहीं आता। मैं जितनी बार किताब पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है अच्छा इसका ये मतलब भी निकलता है, हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। आप एनसीईआरटी उठा के पढ़ो, हर बार एक एक लाइन से लगता है ये इसका मतलब ये भी था, जो कि हमने पहली बार में ध्यान ही नहीं दिया। तो ये मेहनत करने का रास्ता तुम्हें अपनाना पड़ेगा। ये 3 चीजें जिसकी टाइम रहते समझ में आ गई उसका जीवन पार है, और जिसको नहीं समझ में आई उसका उद्धार भगवान भी नहीं करता। अपने मेहनत से ही, वो कहते हैं ना कि अपने मरे से ही स्वर्ग दिखता है, तो अपनी मेहनत से सही रास्ते पे और फोकस्ड होकर तैयारी करने से ही लाइफ बनती है। और हम जितने लोग हैं ना, जितने टीचर्स हैं, आज मैं आपके सामने इतनी बातें इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि इन तीनों चीजों को पहले मैंने खुद सेट किया। जब मैं 12वीं में थी ना, तो मुझे दिखता था कि 12th के बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ज्यादा पैसे नहीं लगा सकते पापा, क्योंकि हम 4 सिस्टर्स थी, एक छोटी सी कमाई थी उनकी सरकारी नौकरी की। तो दिखता था कि बहुत दिनों तक हम पापा के ऊपर कैसे डिपेंड रहेंगे। यानी पहली चीज थी अपना टारगेट दिख गया। ये नहीं कि मन किया सब पढ़ रहे हैं, सब कॉलेज जा रहे हैं तो मैं भी जाऊं, नहीं, ये पता था कि कॉलेज के बाद भी क्या। तो पहली चीज अपना टारगेट सेट किया, मुझे गवर्नमेंट जॉब जल्दी से जल्दी चाहिए। फिर उसके लिए एक डायरेक्शन देखी, रास्ता क्या था, दिशा क्या थी, डाइट कर लूं जल्दी से, 2 साल का कोर्स करना है, इसके बाद मुझे नौकरी मिल सकती है, मैं मेहनत करूंगी। तो दिशा सही पकड़ी। अगर उस टाइम में कॉलेज जाती तो मैं हो सकता है बेरोजगारों की लंबी लाइन में जाके खड़ी हो जाती। टारगेट बनाया, फिर दिशा पकड़ी, और फिर क्या कर लिया, मेहनत। और मेहनत के बलबूते आज मैं आपके सामने हूं। मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ। इतनी मेहनत जरूर कर लेना तुम लोग भी कि तुम अपना एग्जाम्पल कम से कम अपनी औलाद को दे सको कि बेटा हमारे साथ भी कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, कोई टाटा बिरला अंबानी नहीं है, सबके घरों में मुश्किल से 2-3 कमरे होंगे और घर किसी तरह चलता भर होगा। ऐसा आप में से कोई नहीं है जिसके घर में BMW मर्सिडीज खड़ी है और वो 3,000 रुपए की लेके क्लास और यहाँ पढ़ रहा है, ऐसा कोई नहीं मिलना। आप सब उन घरों से हैं जिनका मुश्किल से घर की गुजर बसर होती है। मैं भी ऐसे ही घर से थी, लेकिन ये 3 चीजें अगर तुम्हें समझ में आती हो ना तो लाइफ सेट हो जाएगी। अपना टारगेट आज ही सेट कर लो, मेरा ये टारगेट है, मैं इस रास्ते से पढ़ूंगा और पढ़ूंगी। और तीसरा, मैं मेहनत करूंगा, चाहे मुझे दिन रात उठ के करना पड़े काम या मुझे दिन रात की नींद गंवानी पड़े, मैं मेहनत करूंगा, मैं मेहनत करूंगी। बस ये रास्ते हैं। जिसकी समझ में टाइम रहते बात आ गई, 2021 जैसा बीते, कभी ना कभी तो पेपर होंगे 21 में, 20 में भी तो हुए थे। पेंडेमिक जब खुलता है ना तब सब चीजें खुलती हैं, लेकिन ये नहीं पता कितने दिन तक रहेंगे वो। हो सकता है 2022 में ये पेंडेमिक फिर से आए। यूएनओ WHO की रिपोर्ट्स पढ़ लो, उनका कहना है 4-5 साल ये कंडीशन बार बार आएंगी। जब तुम्हें मेंटली पता है कि ये आएंगी तो अपने आप को फोकस्ड रखो कि मैं इस दौर में भी इतनी मेहनत करूं कि अगले साल इस दौर में मेरे पास नौकरी हो। तो 2022 में जिसको जॉब चाहिए वो इन 3 बातों को ढंग से समझ के और अपने आप को एनालाइज करना कि क्या मेरा कोई सेट टारगेट है जिसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। हाथ पैर फालतू नहीं मारने होते, एक टारगेट होता है, भाई मुझे नौकरी चाहिए, ये मेरा टारगेट है। मेरी दिशा क्या है, मैं रोज 40 मिनट की क्लास के बाद 20 मिनट आराम करूंगी। मैं इंस्टा बिल्कुल छोड़ दूंगा। मैं फेसबुक व्हाट्सएप या जो ये बने रहते हैं ना, फेसबुक और व्हाट्सएप, ये मुझे तो इतने घटिया लगते हैं, ये इनसे बेवकूफ मुझे कोई नहीं लगता। जो जवान बच्चे इनमें जुड़े रहते हैं, अरे ये सब रखा रह जाएगा। एक अच्छा फोन, एक अच्छी लाइफ, ये उनको मिलती है जिनके की ये 3 चीजें पहले से सेट होती हैं। मैं क्लास में कई बार अपने आप का भी कहते थे, मैंने कहा मेरे पास ये फोन है, कौन सा है, आईफोन, अभी कौन सा आया है, 12 आया हुआ है, तो मेरे पास 11 था जब 11 नया आया था, 11 प्रो, और मुझे आज तक उसके फंक्शन नहीं आते, मैंने सीखे नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। कई बार मैं अपनी बेटी को भी ये बात कहती हूँ, कहती मम्मा, जैसे वो कई बार कहते हैं मम्मा मुझे ये चाहिए, मैंने कहा बेटा मेहनत करो, खूब काबिल बनो, पैसे कमाना, जो मन करे वैसी लाइफ जीना। तो कहती है फिर तो मैं बहुत बड़ी हो जाऊंगी। मैंने कहा क्यों बड़ी क्यों हो जाओगी, यंग एज में सारी चीजें अचीव कर लो। भाई 20 साल की एक लड़की अगर अच्छे पैसे कमाती है तो वो आईफोन 12 ले या 22 ले, जो भी आएगा उस टाइम पे वो ले, हमें क्या दिक्कत है। पर ऐसे पेरेंट्स के राज में इतनी ऐशो आराम ठीक नहीं होती। तो ये आपके ऊपर भी है, जो ये स्मार्टफोन लेके बैठे हो ना, ये पेरेंट्स के कारण है। और पेरेंट्स के कारण नहीं, इक्के दुक्के ने खरीद लिया होगा तो बहुत बड़ी बात है, मेहनत करके बहुत अच्छी बात है। पर पेरेंट्स के राज में सिर पे जो छत है तुम्हारे, जहां तुम आराम से बैठे हुए हो, ये पेरेंट्स के कारण है। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि ये सब चीजें तुम्हारी अपनी हो, उसके लिए पढ़ो। और ये 3 चीजें आज समझ लो, फिर अब जब पढ़ेंगे ना तब ये बार बार नहीं बताऊंगी। टारगेट सेट करना, रास्ता और मेहनत, 3 चीजें बिल्कुल बढ़िया कर लो। पढ़ाई पूरे साल चलेगी, लेकिन ये बातें जिसको नहीं समझ में आई वो पीछे रह जाएगा। पढ़ना तो हम कभी भी स्टार्ट कर देंगे, कल पढ़ लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन ये बातचीत करना बहुत जरूरी था। ये 3 चीजें समझ में आ गई। दूसरी चीज जो बताई इंपॉर्टेंट, मैथ्स
रियलिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं खुद बहुत बुद्धू थी मैथ्स में, मैं इंटेलिजेंट थी लेकिन मैथ्स से मुझे डर लगता था और मुझे बाद में ये फील होता था कि काश मुझे मैथ्स इतना आ जाता बस कि मैं मतलब हाफ क्वेश्चंस भी कर पाती। आज मैं देखती हूँ कि मैथ्स के बिना कुछ भी नहीं है, तब भी हमें लगता था ये, और मैं कई बार लिटरली रोने का मन करता था कि मुझे मैथ्स क्यों नहीं आता, क्योंकि वो टीचर्स ही नहीं मिले जो मैथ्स सिखा पाते, जो इंटरेस्ट क्रिएट कर पाते। तो तुम सब ये मान के चलो कि मैथ्स अच्छी तरह करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि दो तरीके की पढ़ाई होती है, एक होता है चीजों का इंट्रोडक्शन, एक होता है चीजों की डिटेल। जब डिटेल समझ में आ जाती है ना, तब आप एनालाइज करने के लायक बनते हैं, और जिस दिन आप एनालाइज करना आपको आ गया, आपका पेपर 100% पास हो जाएगा। पेपर रुकेंगे नहीं, और जब पेपर पास होने लगते हैं ना, तो लाइन लग के पास होते हैं। फिर ये होता है इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी। मैंने जितने बच्चे देखे हैं सब ऐसे ही देखे हैं। नेक्स्ट मैंने बताया 4 सब्जेक्ट आपके मेन रहेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। इनके अलावा ये सब चीजें जो मैंने यहाँ लिखी थी बहुत सारी, जिसमें कि चाइल्ड डेवलपमेंट था, स्टेट जीके था, हिंदी था, संस्कृत था, वो सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आज हमने जो ये सेशन जो बातचीत की, ये समझ के और इन चीजों को भी अपने दिमाग में बैठा लेना कि ये सब चीजें आपको आगे पूरा साल जब जुड़े रहोगे ना, तो ये बार बार दिमाग में रखनी है। 3 बातें, एक आपका सेट टारगेट होना चाहिए, दूसरा आपका रास्ता ठीक होना चाहिए, दिशा, डायरेक्शन, किस तरफ काम कर रहे हैं, और तीसरा हम लोग मेहनत करने को तैयार हों। डायरेक्शन के ये पीछे जितने पड़ाव दिखाए ना, ये डायरेक्शन के लिए दिखाए हैं तुम्हें, ये जो बताया। डायरेक्शन का मतलब है कि किस दिशा में, तो ऐसे मेहनत करनी है, सब सीखना है, जैसे जैसे बताया जाए वैसे चलना है। फिर ये बताया कि किस तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है। फिर बताया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये बेस बना देगा, दिमाग को खोल देगा। फिर जीके बहुत आसान दिखेगी, फिर रीजनिंग बहुत आसान दिखेगी, अंग्रेजी भी आ जाएगी अगर मैथ्स आ गया तो। फिर ऐसा नहीं होगा कि मैं ब्लैंक हूं, मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है। तो ये सब चीजें आज हमने लाइफ को लेके बहुत सारी चीजें सोच ली, समझ ली। अब ये आगे तुम्हारे हाथ में। देखो मैं तो बता रही हूँ कैमरे को, मुझे नहीं पता तुम में से कौन लोग इसको समझ रहे हैं, कौन नहीं समझ रहे, पर इस चीज को अपने मन में बैठा लो कि 3 चीज जिसने मान ली ना, मेरा टारगेट, सेट टारगेट, मेरी दिशा और मेरी मेहनत, ये 3 चीजें मुझे कामयाब बना देंगी, ठीक है। आज इतना ही, पढ़ेंगे हम कल से, क्योंकि पढ़ना सीधा तो बहुत सारी वीडियोस पढ़ी होती हैं। एक होता है टाइम टू टाइम सही डायरेक्शन किसने दिखाई, और ऐसा मैं भी मानती हूँ कि असली गुरु जो होता है ना आपकी लाइफ में, वो कोई एक बन जाएगा। पता नहीं वो आपकी अनपढ़ माँ भी हो सकती है, जो आपको दिशा सही दिखा देगा ना, कोई भी, वो कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई माँ, कोई बाप, कोई भी हो सकता है, वो टीचर भी, वो आपका असली गुरु है। और जिसने लाइफ में एक बार ये दिखा दिया कि मेरी लाइफ का डायरेक्शन क्या होगा, उसके जितना तो पढ़ाने की जरूरत नहीं होती। पढ़ तो इंसान खुद लेता है, बशर्ते वो जाग जाए कि मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए कल से अपनी पढ़ाई को शुरू कर देंगे, और पढ़ाई में सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस कराऊंगी, क्योंकि राजनीति जिसकी समझ में आ गई ना, उसको बाकी सारी चीजें भी समझ में आ जाएंगी, जीके से जुड़ी, ठीक है। चलिए, DSSB के बारे में कुछ नहीं है, DSSB वही है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और हिंदी। DSSB पास हो जाएगा। साइकोलॉजी 100 नंबर का और कर लेना, ठीक है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जुड़े रहते हैं, आप लोगों का बहुत सारा विश्वास है। टेक्निकल फॉल्ट 1-2 दिन में मेरे ख्याल आज तो काफी हद तक कर ही दिया है, बहुत बड़ी टीम लगी है। एक्चुअली क्या हुआ, जब सर ने ये फीस इतनी कम की ना, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक बढ़ गया, अनएक्सपेक्टेड बच्चों ने जो है कॉल्स किए, व्हाट्सएप किए, तो हमारे टेक्निकल ये बच्चों को भी सर ने कल से अपने फोन इन्हीं को दे रखे हैं कि भाई तुम इतने मैसेज, क्योंकि हजारों की संख्या में मैसेजेस हैं, तो उनको कॉल बैक करने में, रिप्लाई करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो कॉल फ्लो ज्यादा था, ट्रैफिक ज्यादा था, इसीलिए थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था। जिन्होंने फीस पे कर दी है वो चिंता बिल्कुल ना करें, क्लासेस चलेंगी। कई लोगों की फीस कट गई पर क्लास अवेलेबल नहीं हो पाई है, तो जो भी मुझे सुन रहे हैं या किसी के में अगर गड़बड़ आ रही है, तो व्हाट्सएप इस पे काम चल रहा है ऐप पे, और ऐप को एक आधे दिन में बिल्कुल स्मूथ कर देंगे। मेरे ख्याल आज भी काफी हद तक स्मूथ है, और बाकी कल तक इस पे और काम, बहुत बड़ी टीम इसके लिए बैठी हुई है, तो आप चिंता ना करें। जिसने पेमेंट की है उसको सर्विस देना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। और पहली चीज होती है कि विश्वास करना। जैसे आपको विश्वास करना पड़ेगा कि हम जो करेंगे ना वो आपके लिए बेस्ट करेंगे। कभी ये नहीं सोचेंगे कि तुम्हें अलग बात बता दें, अपने खुद के बच्चों को अलग। अपने बच्चों को जो डायरेक्शन देंगे, देखो भगवान तो सुन रहा है ना, इस भाई धरती पे आदमी दूसरे को कुछ भी कहे, मैं भगवान को बहुत ज्यादा मानती हूँ, मुझे ऐसा लगता है वो हर टाइम आपकी बातें तो सुनता ही है। तो मैं आपके सामने कुछ कहूँ, पीछे से कुछ, जो डायरेक्शन तुम्हें दूंगी ना, ये सेम डायरेक्शन अपनी बेटी को दूंगी 2-3 साल बाद।
जब वो 12th पास कर लेगी। तो तुम ये मत मानना कि मैं कुछ भी गलत रास्ता दिखाऊंगी। अगर मैं तुम्हें कह रही हूँ कि पहली प्रायोरिटी नौकरी रखना लगना रखो, तो ये सेम बात मैं अपनी बेटी को भी कहूंगी। हमारा कोई बैकग्राउंड ऐसा तो नहीं ना बिल्कुल जीरो है या 2 ही कमरे हैं जो जॉब हम मुहैया करा रहे हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल मानना है कि सबसे पहली जरूरत होती है आप अपना एक स्टैंड बनाएं एज एन इंडिविजुअल। आप आपके माँ बाप से ना जाने जाएं, आप अपने आप से जाने जाएं। आप कितना कमा सकते हैं, बहुत ज्यादा आगे तक आपके लिए रास्ते खुले हैं, लेकिन एक स्टैंड आपका 20-22 साल में बना लीजिए जो आप ये कह सकें कि हाँ मेरी आइडेंटिटी है। मैं कभी नहीं चाहती कि लोग यूं सोचें कि भाई ये परिमल सर की बेटी है। मुझे लगता है 20 साल में वो इस लायक हो कि लोग कहें अच्छा ये भाई इसकी एक आइडेंटिटी है, ये सर का बेटा नहीं है, ये मतलब वो अपने नाम से जाने जाएं, वो अपने आप को प्रूव कर ले। तो जो रास्ता आपको दिखाएंगे बिल्कुल सच्चा दिखाएंगे, जितनी हमारी समझ है उसके अनुसार। मैं नहीं जानती वो सही है गलत है, ये भगवान देख रहा है, लेकिन आपको मैं हर वो बात बताऊंगी जो 4 साल बाद मैं अपनी बेटी को भी बताऊंगी। इनफैक्ट 3 साल बाद, 9वीं में वो आई गई 12वीं करते ही। तो पहली चीज होगी विश्वास रखना, इस फेथ को बनाए रखना। तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, जो काम करेंगे तुम्हारे भले के लिए करेंगे। क्लासेस को घटाएंगे बढ़ाएंगे वो हमेशा तुम्हारा फायदा देख के करेंगे, अपने प्रॉफिट को देख के नहीं करेंगे क्लास बढ़ा दें घटा दें, नहीं। ये अगर हम अब फटाफट 10-10 क्लास दे के इसको खत्म कर दें सिलेबस को, नहीं। ये हमने देखा कि बहुत ज्यादा पढ़ाने से बच्चा परेशान होता है, तो कह दिया कि ठीक है कोई नहीं, 4 टीचर पहले मेन पढ़ाते हैं, फिर देखेंगे आगे कैसे चेंजेस होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को एक अच्छे भविष्य के लिए। और इस पेंडेमिक से हम उबर जाएंगे। अपने आप पे विश्वास रखो, भगवान पे विश्वास रखो। और किसी किसी के मैसेजेस थे कि मैम मेरी फैमिली जो है वो कोरोना कई लोग पाएगा, कोई बात नहीं। ये देखो ना तुम्हारे हाथ में ना मेरे में, भगवान के हाथ में है। और परमात्मा ने जिसकी सांसें दी हैं लिखी हैं वो उनका ध्यान भी अपने आप रखेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।